हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोकिक। तो देखिए, लास्ट एक वीडियो हमने बनाया था स्टडी ऑफ स्कॉलेडॉन के ऊपर। पार्ट 1 था वो। अब हम देखेंगे पार्ट 2, जिसमें कि जो रिमेनिंग सिस्टम्स है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में अगर हो, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम हो, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज पहला पार्ट देख लीजिए। उसकी लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताई है कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ से बनेंगे। तो चलिए, जो रिमेनिंग पार्ट है इसी वीडियो में हम खत्म कर देंगे। तो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आप समझ भी जाएंगे कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा पढ़ना है और किस तरीके से आपको आंसर जो है वो लिखने हैं। चलिए, तो बात करते हैं आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के। ठीक है। तो अगर बात की जाए, हमने पहले इसमें ही कहा है कि कॉलिडॉन जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से फिश है, तो वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेंगे। और जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोस्टली, तो वो जो है वो गिल्स थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, इस तरह से गिल्स थ्रू। तो इसलिए हम देखेंगे पहले गिल स्ट्रक्चर इन द स्कॉलियोडॉन। तो स्कॉलियोडॉन ब्रीथ्स बाय मींस ऑफ गिल्स, सो वो गिल्स थ्रू ही करेंगे। द बॉर्न इन अ सीरीज ऑफ गिल पाउच। ओके, सो कैसे है, गिल पाउचेस है। Okay? तो हमने वो देखा था लास्ट केस में भी कि 5 गिल स्लिट्स होते हैं। ओके, सो उनमें हमें ये कुछ गिल पाउच देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है वो हमने बोला था ऑन आइदर साइड ऑफ द फैरेंक्स के, फैरेंक्स के आइदर साइड में हमें ये गिल पाउच जो है वो दिखने को मिलेंगे। तो देर आर 5 पेयर्स ऑफ गिल पाउच। कितने हैं? 5 पेयर्स इन अ स्कॉलिडॉन, एंड ईच पाउच इज compressed एंटेरो पोस्टेरियरली। ओके, एंटेरियर और पोस्टेरियर, सो दोनों साइड से, एंटेरियर साइड और पोस्टेरियर साइड, and communicates with the cavity of the pharynx. So they can communicate with the cavity of the pharynx, क्योंकि वो pharynx के दोनों साइड में है, by the large internal brachial aperture and posterior by the narrow external branchial. Okay? तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे और यहाँ पे ये इंटरनल ब्रैकियल सेप्टम आपको दिख रहा होगा। ये दोनों साइड पे थोड़े से गिल लैमेला, ये वाले जो सारे हैं वो गिल लैमेला है। ओके, तो ये बाहर वाले जो हमें दिख रहे हैं बेसिकली दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज द एक्सटर्नल गिल स्लिट्स, जो ओपन हो रहे हैं। सो यहाँ पे 5 होंगे और यहाँ पे 5 होंगे। ओके, नाउ दीज आर द ब्रैकियल पाउच। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। नाउ दीज आर द इंटरनल ब्रैकियल ओपनिंग्स, ये वाले दीज आर दी, कैन सी दीज आर द ये फेरेंक्स का स्ट्रक्चर हो गया। फेरेंक्स जो होगा उसके बाद ये वाला जो है वो आपको देखने को मिलेगा इसोफेगस का स्ट्रक्चर। ठीक है। नाउ दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस। ओके, ये ब्रांचेस है। तो ये जो है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में हमने बोला कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है गिल्स का। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि गिल लैमेला के बारे में, कि गिल लैमेला किस तरीके से होता है। तो गिल द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग the gill pouch is raised into a series of horizontal folds, and the branchial lamella, which are richly supplied with the blood capillaries. Each gill pouch has 2 sets of gill lamella. हर एक इसके लिए कितने हैं? 2 gill lamella है on its anterior wall and another on its posterior wall. एक anterior wall की तरफ होगा, एक posterior wall की तरफ होगा। देखिए, ये वाला जो होगा वो anterior साइड के लिए होगा, ये वाला जो होगा वो पोस्टेरियर साइड पर। सो हर एक गिल पाउच में कितने हैं? ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, ये इधर यहाँ पे भी है, तो ये एक ये है गिल लैमेलस। ठीक है, सो दीज आर द गिल लैमेला, और ईच एंड एवरी गिल लैमेला इज सराउंडेड बाय द कैपिलरी नेटवर्क। क्या है कैपिलरीज?
जिसमें क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये कैपिलरीज वहां पे। चलो अब किस तरीके से मैकेनिज्म होता है। द फिश डिप्रेसेस द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी, enlarging it and causing the water to rush into it. Okay? तो वाटर बेसिकली कहाँ से अंदर जा रहा है, माउथ थ्रू जा रहा है, ये हमें पता है, बेसिक हमने पढ़ा हुआ है। Okay, now the cavity of the pharynx is next enlarged by the raising the branchial arches, while the mouth is closed and the water enters the branchial pouch and it is forced out through the external gill slits. यहाँ पे सिंपल सा एक ही, सिंपल से बहुत सिंपल से याद रखिए कि वाटर जो है वो माउथ थ्रू आएगा और रिलीज होगा गिल्स थ्रू। और जब वो जिस टाइम वो गिल्स में जा रहा है उस टाइम उस वाटर में जो ऑक्सीजन है, वाटर में क्या है, ऑक्सीजन है, वो क्या हो जाएगा कि जो कैपिलरीज वहां पे है उन कैपिलरीज में चला जाएगा। तो तब वो बनेगा ऑक्सीजनेटेड, वो ब्लड बनेगा बेटा ऑक्सीजनेटेड। और कैपिलरीज में जो व्हाट वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो वाटर में एंटर हो जाएगा और वाटर थ्रू वो चलाएगा। ठीक है? अब ये जो मूवमेंट होती है ना, ये बेसिकली काउंटर करंट होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है जिसमें हमें देखने को मिल जाता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब कुछ इस तरीके से अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो इस तरीके से क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। तो इसे हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। चल, the waters into the branchial pouch and is forced out through the external gill slits, allowing for an efficient exchange of the oxygen and carbon dioxide between the blood and the water, blood और water के बीच में। तो इतना ही, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पूछी गई है इतना लिख लीजिए और ये डायग्राम निकाल दीजिए, बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर आया है। नाउ स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द हार्ट। अब इसमें क्या क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट या हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम। तो इसमें डायग्राम बहुत जरूरी है। चलिए, नाउ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉल्ड इज अ कार्टिलेजिनस फिश कंसिस्ट ऑफ हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट इज अ रेडिश ब्राउन मस्कुलर कोनिकल ऑर्गन लोकेटेड इन द पेरिकार्डियल कैविटी beneath the pharynx and it includes the four chambers. बेसिकली हार्ट टू चेम्बर्स का ही होता है, वेंट्रिकल एंड ऑरिकल्स, पर उसके अलावा भी उसमें क्या होता है, दो अदर पार्ट्स होते हैं जैसे कि साइनस वेनोसिस एंड कोनस आर्टेरियोसिस। ओके, सो ये वाले भी हम देखेंगे। साइनस वेनोसिस क्या है, अ थीन वॉल्ड ट्रायंगुलर चेम्बर सिचुएटेड एट द हार्ट बेस। तो हार्ट का बेस है वहां पे एक ट्रायंगुलर चेम्बर बैठा हुआ है या ट्रायंगुलर चेम्बर प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं साइनस वेनोसिस, which receives the blood from the veins including the ducti tuberia and hepatic sinuses. Okay, so basically they receive the blood to the veins. Now opens into the auricle through the sino-auricular aperture which is guarded by the walls to prevent the backflow. सिंपल सा है, कैसे जाएगा वो, साइनस वेनोसिस से ब्लड जाएगा आपका ऑरिकल में। ऑरिकल में भी हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, साइनस वेनोसिस में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये जो ओपनिंग है साइनो ऑरिकुलर एपर्चर विच इज गार्डेड बाय द वॉल। यहाँ पे अगर आप डायग्राम के थ्रू देख लीजिए, ओके, तो ये वाले जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, देखिए ये आ गया आपका कोनस आर्टेरियोसिस। इस डायग्राम में आपको थोड़ा सा जो है वो, थोड़ी सी डायग्राम जो है वो आप देख लीजिएगा अच्छे से, जितना आपको अच्छी डायग्राम जो है मिल जाए। ये जो बेस है, इस बेस के यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा साइनस वेनोसिस। ओके, ये जो है वो डक्टाई कोवेरिया है, ठीक है, और ये हिपैटिक साइनसेस है। इससे ये वाला ब्लड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो हमने फर्स्ट पैरा में देखा है साइनस वेनोसिस के बारे में ना। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा ये ऑरिकल, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर है ना। ऑरिकल क्या है, अ लार्ज ट्रायंगुलर चेम्बर विद वॉल्स थिकर देन दोज ऑफ द साइनस वेनोसिस। साइनस वेनोसिस से थोड़े से थिक होते हैं ऑरिकल्स।
located in front of the sinus venosus and above the ventricles, giving it an ear-like appearance. Okay, so ये देखिए, ये ऐसे कान के जैसे appearance आ गए साइड में. ओके, तो वेंट्रिकल के इट्स कनेक्ट्स टू द वेंट्रिकल वाया ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर एपर्चर. सो ये कैसे कनेक्ट है? ऑरिकुलो-वेंट्रिकुलर एपर्चर से कनेक्टेड है, which is guarded by the bilabiate walls. Okay, so ये भी जो ओपनिंग है, this is also guarded by the bilabiate walls. Then ventricles, the main pumping chamber, the thick muscular walls that gives to the spongy structures, opens into the conus arteriosus with the cuspid walls supported by the tendinous threads that is called as the chordae tendineae to prevent the backflow. ये आपने कहीं पे mammalian physiology जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसमें भी ये नाम सुना होगा, chordae tendineae. Conus arteriosus, a stout muscular tube extending from the ventricles. Okay, तो ये वाली जो है आपको conus arteriosus दिख रहा होगा. Contains 2 rows of semilunar walls and each with the 3 flaps to prevent the backflow and continues forward as the ventral cardiac aorta. So इसके साथ फिर ये ओपन होके ये वाला जो बना ये होगा आपका aorta. ठीक है, सो हार्ट वेंट्रल व्यू है, दिस इज द डाइसेक्टेड राइट. अब वर्किंग किस तरीके से होती है हार्ट की, ये भी हम थोड़े से जान लेंगे. So the heart function is to pump the deoxygenated venous blood to the gills for the oxygenation. जो मैंने पहले इसमें डाला कि पहले इसमें बोला था कि ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होता है, गिल्स के वहां पे होता है. तो बेसिकली फिश में जितने जितने भी फिश है उनमें उनके हार्ट में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए हम उन्हें वेनस हार्ट भी कहते हैं. Now blood flows through the heart in a single circuit pathway. Okay, single circulation हमें देखने को मिलता है. तो पहला होता है contraction sequence, begins in the sinus venosus, pushing bloods into the auricle. The auricle contracts, moving bloods into the ventricles, and then ventricular contraction then drives blood into the conus arteriosus and from there into the ventral aorta. So simple है. कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है? साइनस वेनोसिस में पहले होगा, साइनस वेनोसिस से ब्लड ऑरिकल में जाएगा, ऑरिकल से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कोनस आर्टेरियोसिस में जाएगा और कोनस आर्टेरियोसिस से वो वेंट्रल एवोर्टा में चला जाएगा. नाउ ये वॉल का जो क्या फंक्शन होता है, हमने जो कुछ वॉल्स देखे, सो बेसिकली द वॉल्स बिटवीन द चेंबर्स प्रिवेंट द बैकफ्लो एंड इंश्योर्स द यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो, कि वो पीछे ना आ जाए ब्लड. जैसे कि ब्लड साइनस वेनोसिस से ऑरिकल में जा रहा है, सही है ना, तो वहां पे भी क्या है, वॉल्स प्रेजेंट है. सो फिर पीछे ना चला जाए इसके लिए वो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. सेमिलुनर वॉल्स इन द कोनस आर्टेरियोसिस प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम रिटर्निंग टू द वेंट्रिकल्स. देन ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होगा ये भी हमें पता है. तो द ब्लड पासेस फ्रॉम द वेंट्रल एवोर्टा टू द एफरेंट आर्टरीज व्हिच लीड्स टू द गिल्स, जो कि गिल्स के पास चला जाएगा. इन द गिल्स ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड एंड सर्कुलेटेड टू द बॉडी. सो गिल्स के थ्रू ही पूरे क्या हो जाएंगे, आपका ब्लड जो है, फिश का ब्लड जो है वो ऑल ओवर द बॉडी चला जाएगा. सो ऑक्सीजनेशन गिल्स के तरफ होता है और वहीं से फिर बॉडी का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ जाएगा, फिर से आ जाएगा साइनस वेनोसिस में. बेसिकली हार्ट में जो ब्लड है वो कितने बार आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है, सिंगल टाइम. इसलिए फिश में जो होता है उन्हें हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन. क्या कहते हैं हम? सिंगल सर्कुलेशन. अगर ब्लड हार्ट में 2 टाइम आ रहा है, okay, the blood comes twice in the heart, then it is called as a double circulation. ओके, तो डबल सर्कुलेशन हमें बेसिकली देखने को मिलता है एव्स और मैमल्स में. ठीक है, नर्वस सिस्टम, इसके भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, डायग्राम करके जाइए, डायग्राम के ऊपर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है. नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो कॉलिडॉन में 3 मेन पार्ट्स. सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स cranial nerves and spinal nerves and autonomic nervous system which control the involuntary functions. यहाँ पे हम देखेंगे ओनली सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो भी शॉर्ट में देखेंगे कि अगर आ भी गया क्वेश्चन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर तो इतना लिख लीजिए और डायग्राम निकाल लीजिए. बट मोस्टली इस पे अगर क्वेश्चन आया तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आएगा और ज्यादा कुछ नहीं. ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं. सो ब्रेन की हम बात करते हैं मेनली,
So the brain is divided into three regions: forebrain, midbrain and hindbrain. फोरब्रेन जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, जिसमें ऑल्फैक्टरी लोब्स हमें देखने को मिलेंगे. इट्स लोकेटेड एट द एंटीरियर एंड ऑफ द ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ ऑल्फैक्टरी पेडेंकल्स. यहाँ पे देखिए ये ऑल्फैक्टरी पेडेंकल्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड ऑल्फैक्टरी sac. Stalks that extend outward and end in the olfactory bulbs responsible for sense of smell. Cerebrum, a large undivided structures without a median groove separating the hemisphere. ऐसा इसमें कुछ नहीं है हेमिस्फेयर वगैरह, तो एक कंप्लीटली हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाता है सेरिब्रम का. यहाँ पे ये वाला पोर्शन देख लीजिए. It contains the lateral ventricles and the small neuropore from which the terminal nerves emerge, interweaving the olfactory sacs. Okay, so कुछ nerves जो है वो यहाँ से निकल जाते हैं. So ventral लैटरल वेंट्रिकल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं और उसमें स्मॉल पोर होता है, न्यूरोपोर्स होता है, जिसमें से टर्मिनल नर्व जो है इमर्ज हो जाते हैं. देन डायनसेफेलॉन लोकेटेड बिहाइंड द सेरेब्रम, इट हाउसेस द ऑप्टिक चाइज्मा. क्रॉसिंग स्ट्रक्चर जो हम बोल रहे हैं, ये वाला ये देखिए ऑप्टिक चाइज्मा. क्रॉसिंग ऑफ ऑप्टिक नर्व्स एंड इनफंडिबुलम व्हिच लीव्स द पिट्यूटरी ग्लैंड. उसके बाद उसमें हमें पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिल जाती है. And also contains the lobi inferior and sacchi vasculosi, which are involved in the sensory functions. So lobi inferior and the sacchi vasculosi, ये दोनों के दोनों क्या है, सेंसरी फंक्शंस में काम कर रहे हैं. फिर मिड ब्रेन की बात करते हैं. मिड ब्रेन में दिस इज द स्मॉल पार्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ द ऑप्टिक लोब्स, कार्पोरा बाइजेमिना, which are responsible for vision and hearing, and each optic lobe consists an optocele मतलब cavity and connects to the cranial nerves 3 and cranial nerve 4. cranial nerve का पार्ट नहीं है, फिर भी हमने के लिए बनाया हुआ है कि 10 cranial nerves होते हैं. वो क्या होता है और उसके शॉर्ट में फंक्शन जो है वो भी हम आपको बताएंगे. हाइंड ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट आते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा. अ लार्ज रोम्बोइडल structures that coordinates balance and muscular control. Basically cerebellum का काम ही होता है बैलेंस मेंटेन करना. It divides into three lobes and connects a cavity called as metacell. Medulla oblongata, the final part of the brain, triangular in shape, and it connects the spinal cord, and it contains the fourth ventricle, that is myelocele, and play a very important role in respiration. Okay, so it basically regulates फंक्शन जो होता है, सेंटर जो होता है वो होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा में. सो इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. फंक्शंस की अगर हम बात करें ब्रेन की, तो ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल, सेरिबेलम बैलेंस और मस्कुलर कंट्रोल, लोबी इंफीरियर एंड सैक्रोवेस्कुलर सेंटर्स फॉर स्मेल एंड टेस्ट, optic lobes involved in processing visual, olfactory, gustatory and auditory sensory inputs. मेडुला ऑब्लोंगेटा हाउसेस द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर्स. अब बात करते हैं, मैंने कहा कि क्रेनियल नर्व. सो क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, याद रखो 10. ठीक है, यहाँ पे बहुत बार 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कि क्रेनियल नंबर 7 और 8 का क्या नाम है, ये कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है. क्रेनियल नर्व 1 जो होता है 10 पेयर से, देखिए क्रेनियल नर्व 1 ऑल्फैक्टरी कंट्रोल द सेंस ऑफ स्मेल. क्रेनियल नर्व 2 जो होती है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन. क्रेनियल नर्व 3 oculomotor controls the eye movement and pupil constriction. Cranial nerve 4 trochlear controls the superior oblique eye muscles for downward and outward movement. Cranial nerve 5 trigeminal responsible for facial sensation and chewing movements. Cranial nerve 6 abduction controls the lateral rectus muscles for the lateral eye movement. Cranial nerve 7, that is facial nerve, controls the facial expressions, salivation and taste from the anterior tongue. Cranial nerve 8 responsible for hearing and balance. Auditory जिसे हम बोलते हैं. Cranial nerve 9 glossopharyngeal, involved in taste from the posterior tongue and salivation. And control nerve, cranial nerve 10 जो होती है उसे हम बोलते हैं vagus nerve, regulates the parasympathetic functions like heart rate and digestion.
तो यहाँ पे ये सारे नर्व्स जो है वो दिए हुए हैं, इसके नाम्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पे है। ये 9, 10, यहाँ पे 10 जो है वो वेगस है। तो ये कुछ उसके बाद उसके कुछ ब्रांचेस वगैरह हो सकते हैं, बट ये 10 क्रेनियल नर्व्स आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं मेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। ओके, अब यूरिनोजेनाइटल क्यों हम यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि ओपनिंग जो होती है वो सेम होती है। ओके, क्लोएका हमें देखने को मिल जाता है, तो इसलिए मेल यूरिनोजेनाइटल द सेम ओपनिंग। ठीक है, तो द मेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम इन द स्कोलेडोन कंसिस्ट ऑफ किडनीज एंड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। किडनीज की अगर हम बात करें तो शॉर्ट में देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। द किडनीज आर रिबन लाइक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स लोकेटेड डोर्सल टू द पेरिटोनियम एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लिवर एंड क्लोएका। ठीक है, तो दो किडनी जो है वो हमें देखने को मिल जाती है इनमें। ठीक है, सो यू कैन सी दिस इज द पोस्टीरियर यूरिनरी पार्ट ऑफ द किडनी, ये वाला। सो ये और ये स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको जाएंगे। ठीक है, फिर फंक्शन क्या है। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द किडनी इज एक्सक्रीटरी एंड कंटेन्स द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी कि नेफ्रॉन, आप इसे नॉर्मल नेफ्रॉन कह सकते हैं, which Malpighian tubules and collecting tubules, which filters the waste, and the anterior part is non-renal and serve as the reproductive system lacking the uriniferous tubule. तो मेनली अगर आपने यहाँ पे पोस्टेरियर रीजन देखा तो पोस्टेरियर पार्ट किडनी का जो होता है वो यूरिनरी फंक्शन में आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। तो जो एंटेरियर पार्ट है, ऊपरी वाला हिस्सा, ठीक है, वो होगा पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ यूरिन फ्लो की अगर हम बात करें तो द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ओपन्स इनटू द वॉल्फियन डक्ट। ये पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए कि क्या काम है या कहाँ होता है। ओके, इनटू द anterior region and the ureter in the posterior region. The ureter leads to the urinogenital sinus which empties into the cloaca and the urine is hypotonic to the blood. Okay, टोनिसिटी या उसकी ऑस्मोलरिटी क्या होती है, कम होती है ब्लड से। नाउ जेनाइटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो टेस्टिस, द टू इलोंगेटेड टेस्टिस आर अटैच्ड टू द एब्डोमिनल वॉल बाय द मिजोर्शियम। ओके, ये याद रखिए क्या है। ठीक है, मिजोर्शियम, ये वाला पोर्शन जो अगर आप देख रहे हो। ओके, सो ये both the testes, okay, which is connected to the wall, abdominal wall by the mesorchium. Each testis contains numerous seminiferous tubules for the sperm production. Vasa efferentia, thin tubular duct that carry the sperm from the testis to the anterior vas deferens, forming the convoluted epididymis. क्या बनाते हैं, convoluted epididymis, ये वाले स्ट्रक्चर जो है convoluted epididymis। ठीक है, ये वाला वासा एफरेंशिया हो गया, यहाँ पे ये पोर्शन आ गया। ठीक है, वासा एफरेंशिया जो है वो ओपन होगा, वास डिफरेंस जो ओपन होगा वो ओपन होगा, which forms basically the epididymis. Then seminal vesicles, the vas deferens expands into the seminal vesicles which joins to both sides into the urinogenital sinus. Okay, यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखिए आप, ओपनिंग ऑफ seminal vesicle. Sperm sacs, glove-shaped sacs on either side of urinogenital sinus with an unclear functions. अभी तक तो उनका फंक्शन जो है अनक्लियर है, बट यहाँ पे अगर आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये वाले पेयर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, sperm sac. Siphons, elongated structures located on the ventral side of the body between the skin and muscles. So skin and muscles के बीच में क्या देखने को मिल जाते हैं, siphons. अब क्लैस्पर, ये मैंने लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में इसके बारे में बताया था कि इट इज अ पेयर रॉड लाइक कॉपुलेटरी ऑर्गन्स मॉडिफाइड फ्रॉम अ पेल्विक पिंस एंड दीज ऑर्गन्स असिस्ट इन मेटिंग बाय फॉर्मिंग द ग्रूव दैट ओपन्स इनटू द क्लोएका। ओके, सो ये बेसिकली जो है वो पेनिस की तरह काम करते हैं, कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं इन मेल कॉलोडोन। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ क्लैस्पर
दिस इज अ सेक्सुअल डायमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक कोलिडॉन। कोलिडॉन मेल है या फीमेल है वो पहचान सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द क्लैस्पर्स। क्लैस्पर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेल में पाए जाते हैं। फीमेल की अगर हम बात करें, female reproductive system of Scolodon consists of several key structures. Ovaries, so these are the two large yellowish lobulated ovaries that vary in size and shape depending on the shark age. Okay, so shark age के ऊपर depend होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए ये lobulated ovaries आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। Then the ovaries are located in the abdominal cavity attached to the anterior abdominal wall by the fold of peritoneum called as mesovarian. Okay, यहाँ पे जो होता है वो mesovarian होता है, ठीक है। So mesovarians through ovaries जो है वो abdominal wall के साथ attach है। The surface of ovaries contains rounded projection which houses developing eggs, that is ova, and these extend from the base of the liver and merge into the epigonal organ. Okay, so ये वाले जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं दीज आर द इपिगोनल ऑर्गन। okay? यहाँ से जो है वो एग रिलीज होंगे, यहाँ से एग कैरी हो जाए। उसके बाद ओविडक्ट, मिलेरियन डक्ट्स भी हम उसे कहते हैं। okay? ये वाला स्ट्रक्चर्स देख लीजिए ओविडक्ट का। The oviducts are large tube extending the full length of the body and they are narrow at the anterior end and unite mid-ventrally beneath the esophagus, opening into the coelom via zigzag slit-like aperture called as ostium or oviducle. क्या कहेंगे आप उसको? ओविडकल या फिर आप उसको कहेंगे zigzag slit-like aperture, ostium. क्या कह रहे हो आप? Ostium. Okay. Then the oviducal funnel, and this aperture is located ventrally to the esophagus and posterior to transverse septum. Okay, so ये वाला oviducal funnel. Now shale glands, oviducal or the nidamental glands. This is the heart-shaped gland, is located in the oviduct and has two zones. One is a narrow mucus secreting zone in the middle and the large cell secreting zone at the posterior end, which helps in forming the egg case. So जो shell glands होते हैं basically उनका काम होता है to form the shell. Okay, so forming the egg case. यहाँ पे देखिए ये वाली shell यहाँ पे आपको दिख रही होगी. Then uterus, the oviduct dilate toward the posterior region to form the uterus and the two uteri merge to form the short vagina which opens into the cloaca. ये वाला uterus ये merge हो जाएंगे and this portion is called as vagina and that vagina will opens into the cloaca, this structure. अब copulation and fertilization किस तरीके से होता है? तो during the copulation the male inserts one or both the claspers into the female cloaca and the scales of the claspers helps in the insertion and prevent the slippage. Okay, the seminal fluid and the sperms are passed into the female's cloaca where the sperms travel up to the oviduct and fertilization occurs in front of the shale gland. So यही से क्या हो जाएगा? When the sperms will enters, okay, these sperms will travel through the oviduct and fertilization occurs near to the shale gland. Okay, या in front of the shale gland के यहाँ. Now mature eggs move into the shale glands for the further development. So egg जो होगा वो क्या हो जाएगा? shale glands में चला जाएगा. shale glands में case form होगा, ठीक है, यहीं पे डेवलपमेंट होगी एंड यूट्रस में जो है वो बेबी फॉर्म होगा और उसके बाद जो है वो बेसिकली व्हाट वी कैन से कि जो बेबी शार्क्स है वो रिलीज होंगे, क्योंकि हमने कहा था स्कॉलियोडॉन जो है वो विविपेरस है. कैसे है? विविपेरस, दे गिव्स बर्थ टू द यंग वंस. ओके, सो कुछ इस तरीके से हमने पूरा का पूरा जो सिलेबस है उनके सारे जो पॉइंट्स है टॉपिक है वो कवर कर दिए हैं. ओके, जो बच्चे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे वो हम आपके लिए लेके आएंगे. थैंक यू वेरी मच.